नमस्कार साथियों, आप सभी का SBV1 के सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इतिहास विषय का एक बिंदु रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट क्या था, किन परिस्थितियों में ये लाया गया और इसकी पृष्ठभूमि जानेंगे पहले और उसके बाद में इनके नियमों को समझेंगे, किसमें किस प्रकार के नियम थे। तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, वो बिंदु क्या है, रोलेट एक्ट। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, ये ठीक है। क्या नाम है, रोलेट एक्ट। क्या था, किसके नाम पर ये जो एक्ट लाया गया, क्या जांच आयोग बिठाया गया, क्यों बिठाया गया, उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले आपको पता है अच्छी तरह कि भारत के अंदर जब 1914 से 1918 का दौर, जिस समय प्रथम विश्व युद्ध था, इस समय लगभग 1914 से थोड़ा पहले और लगभग 18 तक कुछ भारत में ऐसी क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया गया। अब ऐसी क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी, यानी जगह जगह हम देख रहे हैं इस प्रकार क्रांतिकारी जो कुछ न कुछ घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। इस परिस्थितियों के अंदर जो ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने एक निर्णय लिया कि इस जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं, इनको कम करने के लिए हम एक क्या करते हैं, कानून जारी करते हैं। अब ब्रिटिश सरकार पूरी किस में बिजी है, यानी अंग्रेज किस में बिजी है, प्रथम विश्व युद्ध। किस में बिजी है, प्रथम विश्व युद्ध में व्यस्त है एकदम। अब प्रथम विश्व युद्ध में यदि अंग्रेज व्यस्त हैं तो ये क्या करेंगे, एक कोई सटीक इस प्रकार का कानून तो नहीं बनाएंगे उस समय। जिस समय भारत में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था, तब ब्रिटिश सरकार ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक ऐसा कानून पारित किया जिसको हम बोलते हैं इंडियन डिफेंस एक्ट। क्या बोलते हैं, इंडियन डिफेंस एक्ट। इंडियन डिफेंस एक्ट। और ये इंडियन डिफेंस एक्ट है ना, ये लाया गया 1915। कब लाया गया, 1915। क्या हुआ, दोबारा देखिए, आप समझने का प्रयास करना। मैं बोल रहा हूं रोलेट एक्ट क्या थी, ये हम इसका पृष्ठभूमि जान रहे हैं, तो इसके बारे में आप ऐसा समझो कि 1914 से 1918 तक, 1940 से 1980 तक प्रथम विश्व युद्ध चला। और उस प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में कई क्रांतिकारी गतिविधियां हुई और उन गतिविधियों को कम करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने तुरंत प्रभाव से इंडियन डिफेंस एक्ट लागू किया। इस एक्ट के तहत, इंडियन डिफेंस एक्ट के तहत, जो भी भारत के अंदर जो ब्रिटिश सरकार थी, जो अपना शासन चला रही थी, इनका एकदम पूर्णतः, यानी जो कानून है, उनकी सभी कानूनों की जो किस प्रकार पालना करनी है, आपको क्या करना है, किस सिचुएशन में किस प्रकार निर्णय लेना है, ऐसा हम देखें तो जो भारत का वाइसराय था उनको सौंप दिया गया। ब्रिटिश सरकार का जो भारत में एक प्रतिनिधि नियुक्त किया हुआ था, उसको यह बोल दिया कि आप समय समय पर कोई छोटी मोटी गतिविधियों पर आप हमसे कोई सलाह नहीं लें। आप क्या करें, तुरंत ऐसी क्रांतिकारी गतिविधियां या घटनाएं जो भी हो रही हैं, तुरंत अपने स्तर पर निर्णय ले और उसको दबा दें। इस स्थिति के अंदर देखें, सारी पावर किनको दे दी गई, हम देखें तो वाइसराय को दे दी गई। अब ठीक है, वाइसराय को दे दी गई, लेकिन अब ये धीरे धीरे क्रांतिकारी गतिविधियों को दमन करना शुरू हुआ। लेकिन जब यहां पर यह प्रथम विश्व युद्ध समाप्ति की ओर था, मान लीजिए 1917 के आसपास, 18 में समाप्त होगा तो 17 के आसपास समाप्ति की ओर है। और समाप्ति की ओर के समय ब्रिटिश सरकार ने ऐसा विचार किया कि वो क्या कारण थे कि क्रांतिकारी गतिविधियां हुई, उस कारणों को जानना। और उन कारणों को जानने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1917 के अंदर क्या किया, सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक कमीशन आयोग का गठन किया। एक जांच आयोग था। इस जो रोलेट एक्ट है यह बाद में बनेगा, लेकिन यह जो सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक आयोग गठित हो रहा है, और यह आयोग क्या सिफारिश देगा उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो याद रखना, जो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, इंडियन डिफेंस एक्ट, यह एक अस्थायी कानून था। और इंडियन डिफेंस एक्ट अस्थायी कानून है, तो इसको बाद में आगे क्रांतिकारी गतिविधियों को कम करने के लिए एक स्थायी कानून बनाना है। इसके लिए भारत के अंदर पहले क्रांतिकारी गतिविधियों के कारणों का पता लगाना। इसके लिए क्या किया है उन्होंने, 1917 के अंदर किस आयोग का गठन किया, सिडनी आयोग का गठन किया। किसका, सिडनी आयोग का गठन किया। याद रखना, सिडनी आयोग का गठन कब किया गया, 1917 में किया गया। और 1917 में लगभग हम देखें तो यह बात है 10 सितंबर की। अब 10 सितंबर को सिडनी आयोग 1917 के अंदर गठित हुआ है।
जो इसमें सॉरी दिसंबर, ठीक है ना, 10 दिसंबर। तो 10 दिसंबर 1917 को सिडनी आयोग का गठन हुआ है। किसने किया है? ब्रिटिश सरकार ने किया। क्यों किया है? इसका उद्देश्य यह है कि ये क्या करेंगे, भारत के अंदर क्रांतिकारी गतिविधियों का पता लगाएंगे। अब ये सिडनी आयोग है, इसमें टोटल 5 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 5 सदस्य थे। 5 सदस्यीय आयोग था। अध्यक्ष कौन था? सर सिडनी रोलेट, ठीक है। इसी कारण इसका नाम क्या पड़ गया? सिडनी आयोग, ठीक है। और फिर इस 5 सदस्यों के अंदर देखें तो इसमें 2 सदस्यीय भारतीय थे और 3 सदस्यीय कौन थे? ब्रिटिश। 2 सदस्यीय भारतीय थे और 3 सदस्यीय कौन थे? ब्रिटिश थे। यह भी चीज आप याद रखना। अब 2 सदस्यीय भारतीय हैं और 3 सदस्यीय कौन है? ब्रिटिश। इसके अंदर देखें तो एक लोवेट है और एक स्कॉट है, एक सिडनी खुद है, ये 3 अंग्रेज है, और एक पीसी मित्र है, एक कुमार स्वामी है। ये 2 हम देखें तो भारतीय। तो इस प्रकार हमने कहानी देखी है कि एक जांच आयोग गठित हुआ है। अब ये भारत आएगा? नहीं आएगा। ये क्या करेगा? भारत से क्या होगा, भारत के अंदर किस प्रकार की गतिविधियां हो रही है, इसकी अलग अलग मंथली रिपोर्ट जाती थी ब्रिटिश सरकार के पास में। और इन्होंने जो सिडनी आयोग वाले, ये भारत नहीं आकर के वे 5 महीने के, पिछले 4-5 महीने के मान लीजिए, वो 4-5 महीने के क्या करते हैं, रिपोर्ट लेते हैं, उस रिपोर्ट को पढ़ते हैं, कारणों का पता लगाते हैं और फिर एक रिपोर्ट वापस ये तैयार करते हैं। कौन? ये सिडनी आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करता है और इस रिपोर्ट के अंदर कारण बताता है। किसका कारण? कि भारत के अंदर जो क्रांतिकारी गतिविधियां हुई, उस गतिविधियों का कारण है भारत के अंदर ब्रिटिश सरकार का कानून बनाया हुआ था वो लचीला है, कमजोर है, और इसके लिए हमें एक सख्त कठोर कानून बनाना चाहिए। ऐसी सिफारिश किसने की? सिडनी आयोग ने ऐसी सिफारिश किया। और इस सिडनी आयोग की इस सिफारिश पर ही अब क्या हुआ, ब्रिटिश संसद में 2 कानून लाए गए। कितने कानून लाए गए? 2 कानून लाए गए। अब 2 कानून ब्रिटिश संसद में लाए गए, उसमें एक कानून है, उसका नाम है अर्नाकियल रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट, ठीक है, क्राइम एक्ट। एक तो यह है, इसको बोलेंगे हम बिल संख्या 1, बिल नंबर 1, और यह बिल नंबर क्या है? 2, ठीक है। बिल नंबर 2 है, इसमें कुछ भारतीय आईपीसी जो धाराएं हैं उसमें कुछ संशोधन करना था, लेकिन याद रखना ये विरोध के कारण ये तो पारित नहीं हुआ, ठीक है, ये पारित होगा। अर्नाक्यूल रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट है, यही क्या चीज है? वो रोल्ड एक्ट। सिडनी आयोग की सिफारिश पर कानून कौन सा बना? अर्नाक्यूल रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। और इस क्राइम एक्ट के अंदर जो ये रिपोर्ट के जरिए हम देखते हैं बनता है, ये लगभग हम देखें तो जो रोलेट की रिपोर्ट आई उसके बाद में लगभग 1918 के आसपास ये क्या करेगा? कानून बनेगा। अब दूसरी चीज है, इसके अंदर क्या चीज है, क्या प्रावधान? हम छोटी क्लासों में वगैरह ऐसा पढ़ते हैं कि ये बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील का कानून था है? और साथ में यह भी पढ़ते हैं कि इसमें क्या होता, संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता और फिर उसको नजरबंद कर दिया जाता। अब देखें इसमें क्या था। इसमें एक तो देखें आप, ये क्या करते, किसी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार करते तो इसमें 3 जजों की एक ज्यूरी बैठती थी, यानी विशेष अदालतों का गठन इसमें किया गया, और वो निर्णय देंगे, और वो जज निर्णय देंगे, उसके समक्ष आप अपील, दलील, वकील कुछ नहीं करेंगे। यदि आप वकील करना भी चाहे ना तो भी आपको क्या किया जाएगा, ये लोग एक आपको अनजान क्षेत्र में भेज देंगे ताकि आपको पता ही नहीं चले, और इस कारण आप न तो आपके कोई मान लो परिवारजन और वगैरह कोई वकील कर सके, और न ही आपके इस ये जो अपना निर्णय दे उस समय आप उसके संबंध में कोई अपील या दलील कर सके। तो कहने का मतलब है ये बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील का कानून था। इसमें 3 जजों की जो जूरी है ये बैठती, ये निर्णय लेती, और ये एक विशेष अदालत का गठन होता। तो विशेष न्यायालयों की स्थापना किसमें हुई? रोल्ट एक्ट के अनुसार हुई। साथ में याद रखना, अब इस व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया, मात्र शक है। अब बताओ, आपको अच्छी तरह पता है, आप देखें तो 1914 से 18 के बाद में जो प्रथम विश्व युद्ध में हमसे वादा किया था अंग्रेजों ने कि हम आपके लिए अच्छे दिन लेके आएंगे, बढ़िया कानून बनाएंगे, और 1919 के अंदर एक अधिनियम आया था। कौन सा अधिनियम आया था? हम देखें जो भारत शासन अधिनियम 1919 का, जिसको हम मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम बोलते हैं। अब मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 का है, वो आया है, और साथ साथ में इसने क्या जारी किया है? हम देखें तो रोल्ट एक्ट, रोल्ट कानून जारी किया। तो इस नीति को, अंग्रेजों की इस नीति को हम बोलते हैं अंग्रेजों की स्टिक एंड कैरेट नीति, यानी स्टिक एंड जो कैरेट पॉलिसी। तो
तो याद रखना, तो आपको अच्छी तरह पता चल गया है। ये इस प्रकार जो रोलेट एक्ट की रिपोर्ट के आधार पर एक ब्रिटिश संसद एक कानून लेके आई है, जिसको वहां पर पारित किया गया है। बिल संख्या 2 पारित नहीं हुआ था, बिल संख्या 1 पारित हुआ था। और इसको हम देखें तो 18 मार्च 1919 को हम देखें ये बिल है, ये संसद के अंदर हम देखें पारित हुआ है। और उसके बाद में 21 मार्च को, कितनी मार्च को, 21 मार्च 1919 को ये भारत में लागू हुआ। याद रखना, यह बिल कब पारित हुआ, पहला बिल कब पारित हुआ, तो मैंने आपको बताया पहला बिल है वो 18 मार्च 1919 को क्या हुआ था, और मात्र 3 ही दिन बाद में क्या हुआ, भारत में लागू कर दिया गया। कब पारित हुआ, 18 मार्च को, कहां हुआ, ब्रिटिश संसद में। और लागू कब हुआ, 21 मार्च को भारत में लागू हो गया। लेकिन क्या बिल संख्या 2 लागू हुआ, नहीं हुआ। तो यदि आपको छोटा सा ऐसा प्रश्न दे दिया जाए कि रोल्ट एक्ट की सिफारिश पर कितने बिल संसद में लाए गए, 2 बिल लाए गए। आपको ऐसा पूछ लिया जाए कि उस दोनों बिलों को क्या पारित कर दिया गया, नहीं किया गया। दोनों बिलों का विरोध हुआ था, लेकिन पहला विरोध के बावजूद भी पारित कर दिया गया। और यह बिल है, बिल संख्या 1 कहलाता है। आपको पूछ लिया जाए कौन सा बिल पारित हुआ, बिल संख्या 1 पारित हुआ। और इसी के तहत जो रोल्ट एक्ट यानी हम बोलते हैं रोल्ट कानून, वो इसी के तहत बना था। और ये जो अर्नाक्यल रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट है, याद रखना इसका मूल नाम यह है भारतीय अराजकता अधिनियम। जो यानी इसमें क्या चीज है, जो भी क्रांतिकारी गतिविधियां जो हो रही है उसको क्या करना, रोकना, उस घटनाओं को रोकना जो क्रांतिकारी गतिविधियां या क्रांतिकारी जो घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो इसी प्रकार साथियों आगे के जो टॉपिक में इसी प्रकार के छोटे से बिंदु लेके आएंगे और उसके बाद में विशेष चर्चा करेंगे, यानी बाल की खाल निकालने का पूरा प्रयास करेंगे। तो याद रखना आप इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहें और आप बढ़िया से बढ़िया बेहतरीन कंटेंट के साथ में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। धन्यवाद।